अब ये देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 आज हम मेनली पढ़ेंगे। इन पी ब्लॉक पहले कुछ जनरल बातें बोली हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। जैसे आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, जब ग्रुप 13 है तो NP1, ये ग्रुप 13 के लिए होता है। NH2, NP2, NH2, NP3 ग्रुप 15 के लिए होता है, हाफ फिल्ड पी। NH2, NP4 ग्रुप 16 के लिए, NH2, NP5 ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, और NH2, NP6 एक्सेप्ट हीलियम ग्रुप 18। तो इस तरीके से तो इन p block elements the last electron enters the outermost p orbital. As we know that the number of p orbitals is 3, p orbital 3 होते हैं और हर में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं इसमें। तो जो इसीलिए p ब्लॉक जो होता है, p ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। Therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbitals is 6. Consequently, there are 6 groups of p block elements in the periodic table, numbering from 13 to 18. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। ग्रुप 13 का जो सबसे पहला एलिमेंट और बोरॉन होता है, ये एल्यूमिनियम, यहाँ पे बोरॉन कार्बन होता है 14 में, इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इस केस में एक्चुअली हीलियम होता है हेड, और उसमें इलेक्ट्रॉन केवल एस में ही जाते हैं। Their valence shell electronic configuration. NH2 NP6 except for helium. The inner core of the electronic configuration may, however, differ. The difference in inner core of elements greatly influences their physical properties, such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy, etc., as well as chemical properties. कि जो अंदर का जो कोर है, मतलब ये NH2 NP1 तो वैलेंस शेल हो गया, पर एक तो ये तो अफेक्ट करता ही है प्रॉपर्टीज को, और जो इनर कोर है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। वो जब हम एक ग्रुप वाइज देखेंगे चाहिए तो वहां पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। Consequently, a lot of variation in properties of elements in group of p block is observed. The maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valence electrons. तो एक p ब्लॉक एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हो जाती है उसका ns इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लस np इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे फॉर ग्रुप 13 ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, that will become 2 plus 1 3. Group 14 it will become plus 4. Group 15 it will become plus 5 क्योंकि ये दोनों का सम 5 हो गया. Group 16 it will become plus 6. Group 17 इसका नहीं कि हर एलिमेंट शो करेगा ही, पर प्लस 7 मैक्सिमम शो किया सकता है बाई सम ऑफ द एलिमेंट. एंड ग्रुप 18 का प्लस 8 भी होता है. Clearly, the number of possible oxygen state increases towards the right of the periodic table. जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं. In addition to this, so-called group oxidation state, P block elements may show other oxygen state which normally, but not necessarily, differ from the total number of valence of a unit of 2. जैसे अब ये ग्रुप 13 है, वो +3 दिखाता है, पर वो एक इससे 2 कम +1 भी दिखाता है यूजुअली. ये 2 कम +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, और भी हो सकते हैं. तो ये बात ये बोल रहे हैं, द इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन स्टेट्स exhibited by P block elements are shown in table. जैसे ये है भाई ग्रुप 13, बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर विच इज सेकंड. ये सब सेकंड पीरियड के हैं. हीलियम फर्स्ट पीरियड का है. इसका ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट +3, कार्बन +4, +5, +6, +7. हीलियम का इसका +8, बट ये चीज हीलियम नहीं दिखाता. हीलियम डज नॉट शो +8, बट ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट +8 हो सकता है. अदर ऑक्सीजन स्टेट +1, +2, -4, +3, -3, +4, +2, -2, +5, +3, +1, -1, +6, +2, +4. तो ये चीज है. ये कॉन्फ़िगरेशन है. हीलियम के लिए अलग होता है 1s2 केवल. इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज, द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट्स. जो शुरुआत के एलिमेंट होते हैं उनकी तो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट ही है. लेकिन हाउएवर the oxygen state 2 unit less than the group oxygen state become progressively more stable for the heavier elements in each group. ये जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम. निहोनियम इज वेरी अनस्टेबल, वेरी रेडियोएक्टिव, तो इसकी ज्यादा स्टडी नहीं की है ये. तो इसमें जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ये तो मेनली +3 दिखाते हैं. पर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जो +1 ऑक्सीजन स्टेट है, दैट बिकम मोर एंड मोर, दैट गेट स्टेबल. थैलियम मेनली +1 दिखाता है, ना कि +1 स्टेबल है इसके लिए. थैलियम के लिए +3 अनस्टेबल है. इसीलिए अगर थैलियम +3 में है तो इट हैज अ हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू +1, सो एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है. तो जो ये 2 यूनिट लेस ऑक्सीजन स्टेट की जो मोर स्टेबल होने की टेंडेंसी होती है,
इस चीज को ही हम बोलते हैं इनर्ट पेयर effect. The occurrence of oxide state 2 units less than the group oxide state are sometimes attributed to the inert pair effect. अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे जब आएगा. Group oxide state and 2 units less than the group oxide state may vary from group to group and will be discussed at appropriate places. जैसे ग्रुप 13 के लिए ग्रुप ऑक्साइड स्टेट और 2 यूनिट लेस, ये 3 हो जाएगा ग्रुप 13 के लिए और वो +1 हो जाएगा. ग्रुप 14 के लिए ये +4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा. ग्रुप 15 के लिए ये +5 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा. ग्रुप 16 के लिए ये चीज +6 हो जाएगी, ये +4 हो जाएगी. ग्रुप 17 के लिए ये बात +7 हो जाएगी, ये +5 हो जाएगी. एक्चुअली ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इट इज शोन मेनली बाई 13, 14 and 15. It is interesting to note that the non-metals and metalloid exist only in P block. केवल ये जो मेटल्स जैसे D ब्लॉक है, F ब्लॉक है और इवन S ब्लॉक है, इनमें मेनली सब मेटल्स होते हैं. P ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें मेटल्स भी होते हैं. सेमी मेटल्स या मेटलॉइड एक ही बात होती है, या मेटलॉइड्स, और नॉन मेटल्स भी होते हैं, सब होते हैं. It is interesting to note that the non-metals and metalloids exist only in the P block of periodic table. The non-metallic character of the element decreases down the group. जैसे ही हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, metallic character increases, non-metallic character decreases. Across the period, left to right, metallic character decreases, non-metallic character increases. In fact, the heaviest element in each P block group is the most metallic in nature. क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर. एम आई ऑडिबल? तो जो डाउन द ग्रुप है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो जो हैवीएस्ट एलिमेंट होता है पी ब्लॉक का, दैट इज मोस्ट मेटेलिक इन नेचर. दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री of these elements depending on the group to which they belong. In general, non-metals have higher ionization enthalpies and higher electronegativities. ये non-metals की प्रॉपर्टी होती है. Non-metals generally shows high electronegativity, high ionization energies. Hence, in contrast to metals, which readily form cations, non-metals readily form anions.
The compounds formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic because of the large difference in the electronegativities. On the other hand, compound formed between two non-metals themselves are largely covalent in character because of a small difference in their electronegativities. The change in non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxide they form. नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं, वाइल मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक। तो ये चीज तो ये जो देखो यहाँ पे द फर्स्ट मेंबर of P block differs from the remaining members of their। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे एस ब्लॉक में भी ये बात होती है, जैसे बोरॉन ग्रुप 13 का बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, तो इसका पहला एलिमेंट बोरॉन है, ऑल वो सेकेंड पीरियड का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका पहला एलिमेंट कार्बन है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम, बिस्मथ, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, पहला एलिमेंट फ्लोरीन है। इनर्ट गैसेस में नोबल ग्रुप में जो है पहला एलिमेंट हीलियम होता है, फिर नियोन, आर्गन। तो इन सब में जैसे आप पहले इनकी अगर बात करें, ये वाले ग्रुप 13 से 17, तो इनका जो पहला एलिमेंट है वो पीरियड 2 का है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर इसमें, क्लोरीन इसमें, तो इनमें एक डिफरेंस क्या है कि सेकंड शेल में डी नहीं होता, डी स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड शेल। तो एक तो ये फर्स्ट इज द, तो इनमें जो मेजर मतलब एनोमलस प्रॉपर्टीज होती है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड थर्ड मेंबर से, मतलब फर्स्ट मेंबर जो कि सेकंड पीरियड का है और थर्ड मेंबर जो सेकंड नेक्स्ट मेंबर है जो कि थर्ड पीरियड का है, उनकी प्रॉपर्टीज में एक डिफरेंस या एनोमलस बिहेवियर मिलता है इन जनरल। द रीजन फॉर दैट इज कि पहला तो साइज, फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन साइज। इनकी साइज बहुत छोटी होती है, मतलब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड ही है। लेकिन बोरॉन की साइज एल्यूमिनियम से बहुत छोटी होती है, कार्बन की साइज सिलिकॉन से बहुत छोटी होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम मतलब फिर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन बोरॉन एल्यूमिनियम का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कार्बन सिलिकॉन का साइज का डिफरेंस, सिलिकॉन इज मच बिगर देन कार्बन, फॉस्फोरस इज मच बिगर देन नाइट्रोजन। रीजन ये है कि उसमें डी सबशेल, जो वैलेंस शेल है उसमें डी नहीं होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी साइज और पे डिपेंड करती है उनमें वो
नजर आती है बात। Thus the lightest p block elements show the same kind of difference as the lightest s block, क्योंकि ये वाली बात सेम लिथियम सोडियम के बीच में भी मिलती थी, बेरिलियम मैग्नीशियम के बीच में भी मिलती थी। तो जो चीजें वहां मिलती थी वो बातें यहाँ पे भी मिलती हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस which applies only to the p block elements arises from the effect of d orbitals in the valence shell of heavier element starting from the third period। एक बात समझो कि बोरॉन सिलिकॉन में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, फिर यहाँ पे आपका बेरिलियम एल्यूमिनियम में होता है। इसमें इतना नहीं होता, यहाँ कार्बन फॉस्फेट जाते जाते ये डाई हो जाता है, और यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में होता है। दे बिहेव इन सिमिलर मैनर। सबसे ज्यादा तो ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। टू अ लेसर एक्सटेंट बेरिलियम एल्यूमिनियम एंड टू इवन अ लेसर एक्सटेंट बोरॉन सिलिकॉन, एंड फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकली ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो डायगोनल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम टू लेसर एक्सटेंट एंड बोरॉन सिलिकॉन टू इवन लेसर एक्सटेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि है, एक बात देखो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम फोर्थ पीरियड का है, पर इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इंडियम में फिर 4D सीरीज रहती है। यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि ये 3D जो फोर्थ पीरियड से ही डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और थैलियम में तो 5D भी होता है और 4F भी होता है, लेंथेनॉइड्स भी होते हैं। तो इनकी जो ये इनर कोर की जो फीलिंग है डी में और एफ में, they affect their properties to some extent. The maximum brunt of that is bear by group 13, then to slightly lesser extent group 14, and from group 15 इस बात का अफेक्ट ऑलमोस्ट इट डाइज, पर मेन सबसे ज्यादा इस बात का अफेक्ट 13 और 14, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो कि जस्ट इनकी फिलिंग के बाद होते हैं। तो इसका अफेक्ट पड़ता है। अभी जब हम ग्रुप वाइज देखेंगे तो वहां देखेंगे किन चीजों पे अफेक्ट पड़ता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस which applies only to the p block elements arises from the fact of d orbitals in the valence shell of heavier elements starting from the third period onwards and their lack in the second period elements। second period element में ये वाली बात नहीं मिलती है। एक तो सेकेंड एलिमेंट में उनके वैलेंस शेल में डी नहीं होता, पर एल्यूमिनियम के पास ये वाली बात नहीं होती जो पहले इनर कोर की फिलिंग है, पर एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में डी होता है। देखे एम्प्टी होता है पर डी होता है, 3D होता है, उस बात का इफेक्ट भी पड़ता है। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ पी ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, और इसका इफेक्ट एक तो क्या होता है कि बोरॉन में केवल 2s है, 2p है, 2D जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो बोरॉन अपने वैलेंस में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकता है, एंड सो दैट बॉन्डिंग करते समय इट कैन ओनली शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4।
मतलब बोरॉन के अराउंड 4 बॉन्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकते। वो 4 बॉन्ड आप चाहे सिंगल बना लो, चाहे एक डबल और ये बना लो, लेकिन इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 बॉन्ड्स अराउंड इट। जैसे इसीलिए बोलते हैं कि जो BF6 है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें फिर कोवैलेंसी 6 हो जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ये एग्जिस्ट करता है, AlF6 3- एग्जिस्ट, ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, इसका D होता है, तो ये AlF6 बन जाएगा, sp3d2 बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। एक तो ये वाली बात, देखो यही वाली बात यहाँ बोल रहे हैं, द सेकंड पेयर एलिमेंट्स of p group starting from boron are restricted to a maximum covalence of 4 using 2s and 3p. In contrast, the third period elements of p groups, थर्ड पेरियड कौन से हो गए? एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, 3s to 3pn, n can vary from 1 to 6, have the vacant 3d orbitals lying between 3p and 4s levels of energy. Using these 3d orbitals, the third period elements can expand their covalence above 4. For example, a very common example, very important example, while boron forms only BF4-, aluminium gives AlF6 3- ion. The presence of these d orbitals influences the chemistry of heavier element in a number of other ways. The combined effect of size and availability of d orbital considerably influences the ability of these elements to form pi bonds. The first member of the group differs from the heavier members in its ability to form p-pi multiple bond. जैसे कार्बन है, कार्बन आपस में C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका जो पाई बॉन्ड बनता है वो p-pi 2p-pi नेचर का बन जाता है। लेकिन यही बात आप जो हैवियर p ब्लॉक एलिमेंट्स है, मान लो कार्बन का सिलिकॉन है, जर्मेनियम में, तो आपको जर्मेनियम में ऐसा बनेगा क्या? जर्मेनियम में ऐसा बनने के लिए होना पड़ेगा 4p-pi, 4p-pi, इसका फोर्थ शेल हो जाएगा। पर 4p-pi की साइज भी बहुत बड़ी है, आपस में डिस्टेंस भी बड़ा है, तो ये आपका पाई बॉन्ड अफेक्टिवली नहीं बनाते हैं। अगर इनमें पाई बॉन्ड बनते भी हैं, heavy elements don't form pi bond, but this involves d orbitals. D-pi, they don't form pi bond of this nature, but they can make d-pi, एक तो क्योंकि d का ऐसा नेचर होता है, प्रोट्रूडिंग नेचर, तो इसके कारण ये चीजें क्लोज आ जाती हैं। और इवन p वाले p-pi d-pi भी इसी कारण से एटलीस्ट 4p-pi इनसे बेहतर होगा। 2p-pi 3d-pi is not as good as 2p-pi, but 2p-pi 3d-pi is better than 3p-pi. बात समझे? 2p-pi is a very good pi bond, लेकिन it is better than that, overlapping is better than 2p-pi 3d-pi, but it is better than
3p pi 3p pi. Even 3d pi 3d pi is better than 3p pi 3p pi. तो ये हो गया. However, the coordination number in specific heavy element may be higher than for the first element in the same oxygen state. For example, in +5 oxygen state, both N and P form oxo anions, NO3 minus. कोवलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है. ऑक्सीजन स्टेट +5 हो जाती है. बट फॉस्फेट में क्या होगा? यहाँ पे ये पी पाई 2p पाई पाई बॉन्ड है. लेकिन फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट में ऐसा होता है. तो ये इसका कोवलेंसी बढ़ भी गया, 5 कोवलेंट बॉन्ड बन गए. और ये जो बॉन्ड होता है वो होता है इसका 2p पाई, इसका 3d पाई पाई बॉन्ड. For coordination involving sp and d orbital converted to the pi bond. तो अब हम सबसे पहले 13 ग्रुप को देखेंगे. बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 एलिमेंट्स. हमको एक्चुअली जनरल प्रॉपर्टीज को देखना है. जैसे जो सिलेबस है जेई मेन का, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज बोला है. यूजेस को देख लो इस ग्रुप के एलिमेंट्स का. और हम कंपाउंड्स की रिएक्शंस को इतना नहीं देखेंगे अभी, लेकिन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देख लेंगे. स्ट्रक्चर के बारे में चीजें आ जाती हैं क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट बन जाता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेंगे. लेकिन हमको जैसे जैसे ये टॉपिक अगर आप देखो, जैसे इसने सबसे पहले जो ग्रुप 13 के बारे में बात की है, फिर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियाई, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक, ये इंपॉर्टेंट है. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब तो दी है सिलेबस में. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है ये हम देखेंगे अभी. फिर ये एनोमलस प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं. देन ये वाला जो टॉपिक है, एक्चुअली ये उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया, जेई मेन में. आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे फॉर आईआईटी जेई, तो हम ये सब रिएक्शंस और देखेंगे. पर यहाँ पे जैसे बोरेक्स, ये कंपाउंड्स के बारे में बोला है, तो हमें कंपाउंड की रिएक्शंस इतनी नहीं आएंगी क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है. पर हम इनका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एटलीस्ट इतना देख लेंगे. तो ये चीज वैसे तो सिलेबस में देखा जाए तो यहां तक है. उसका फिर ग्रुप 14 का भी ऐसे ही. तो कंपाउंड के बारे में उन्होंने भी सिलेबस में नहीं दिया है. लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स और ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट बन जाती है. तो केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं. तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने से अच्छा रहेगा. इट विल कीप अस इन अ बेटर पोजीशन कि अगर आ भी जाएगा तो उससे नहीं आएगा. ग्रुप 13 एलिमेंट्स, बोरॉन फैमिली. These group elements show a wide variation in properties. Boron is a typical non-metal.
इसमें इस ग्रुप में बोरॉन होता है, सेकंड पर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, जो कि हम इतना नहीं पढ़ेंगे, ये सेकंड पीरियड का है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बोरॉन जो है वो नॉन मेटल होता है। टिपिकल एल्यूमिनियम इज अ मेटल, but shows many chemical similarities to boron and gallium। तो एक्चुअली ये सेमी मेटल की, मेटेलॉइड की तरह भी बिहेव करता है कहीं। गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम तो मेटल्स ही हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा सेमी मेटल की प्रॉपर्टी होती है और थोड़ी सी गैलियम में भी होती है, मोर टुवर्ड्स मेटल, पर फिर भी ये एक्सक्लूसिवली मेटल ही होते हैं। बोरॉन is a fairly rare element, mainly occurs as orthoboric acid, borax। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। अभी आगे जैसा बारे इसके बारे में ही बात करेंगे। बोरेक्स Na2B4O7.10 वाटर, कैरनाइट Na2B4O7.4 वाटर। इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन प्यूगा वैली। देखो यहाँ पे जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला पूछ लिया, तो ये मैं ये सोचता है कि इन्होंने कंपाउंड तो दिया नहीं था, कंपाउंड तो सिलेबस में, तो क्योंकि इन्होंने ये जो पोर्शन है ये सिलेबस में है और यहाँ बोरेक्स की बात की है, तो कम से कम बोरेक्स का फॉर्मूला तो यहीं से आ जाएगा। तो इसलिए वो मतलब जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला और जो है वो बेसिकली वो ये मान के चले लेते हैं कि हम जो जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी तो कुछ ये कंपाउंड्स के, जो इन एलिमेंट्स के कंपाउंड और के बारे में थोड़ी बात तो होती ही है, जनरल बातें, तो वहां से पिक करके क्वेश्चन देते हैं। तो दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस उनके सेंस में। हाँ, रिएक्शंस और बहुत टिपिकल रिएक्शंस मोस्ट प्रोबेबली दे शुड नॉट आस्क। उसके अभी जब आप जैसे क्वेश्चंस कर रहे हो PYQs पिछले साल के, अब उसमें कुछ अगर रिएक्शंस हो आ जाती हैं, तो जस्ट कीप द NCERT बुक अलोंग विद यू एंड उसको नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो एक बार। इन इंडिया बोरेक्स occurs in प्यूगा वैली, लद्दाख एंड सांभर लेक, राजस्थान। The abundance of boron in earth crust is less than 0.0001% by mass। बोरॉन के दो इंपॉर्टेंट आइसोटोप होते हैं, बोरॉन 10, बोरॉन 11। बोरॉन 11 मोर अबंडेंट होता है। Aluminium is the most abundant metal and the third most abundant element in the Earth's crust, 8.3% by mass, after oxygen and silicon. Third most abundant element and most abundant metal, bauxite, बॉक्साइट होता है Al2O3, 3 वाटर। फिर ये वाला क्रायोलाइट Na3AlF6 are the important minerals of aluminium. In India, it is found as mica in Madhya Pradesh, Karnataka, Orissa, and Jammu. Gallium, indium, and thallium are less abundant elements in nature. नियोनियम जिसका सिंबल NH है, एटॉमिक नंबर 113 है। जैसे देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा 5, फिर 8 जोड़ देंगे 13, पर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 18, 31, फिर 18 जोड़ेंगे 49,
फिर 32 जोड़ेंगे 81 और 32 जोड़ेंगे 113। यहाँ 8 जोड़ेंगे 2 से 3 जाने में, 3 से 4 जाने में 18 जोड़ेंगे, 4 से 5 पेड़ में जाने में 18 जोड़ेंगे, फिर 32 और 32 जोड़ेंगे। Nihonium has symbol this, atomic number this, trium, and electronic configuration, क्योंकि ये आपका 7th पीरियड का है, तो इससे पहले 6th पीरियड का जो इनर्ट गैस आएगा वो रेडॉन आएगा, तो रेडॉन, फिर 7H2, 5F14, 6D10 और 7P। ये P1 गलती लिखा है, P1 होना चाहिए, इट विल बी P1, क्योंकि ये तो ग्रुप 13 का है ना। P2 तो फिर वो हो जाएगा फ्लेरोवियम, जो ग्रुप 14 का है, P1 होगा। So far it has been prepared in small amount and half-life of its most stable isotope is 22nd. Due to this reasons, chemistry of this element nihonium is not established. Nihonium is a synthetically prepared radioactive element. Here atomic, physical and chemical properties element of this group leaving nihonium are discussed below. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक करके। जनरल कौन है? NH2, NP1 होता है। The outer electronic configuration of these elements is NH2, NP1. A close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminium have noble gas core, जैसे बोरॉन का क्या होगा? बोरॉन का है 2s2, 2p1, इससे पहले है 1s2। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये वाला नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। लेकिन ऐसे ही एल्यूमिनियम 3s2, 3p1, इधर हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, ये भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन गैलियम जो 4s2, 4p1 है, उसके आगे होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इनका इन दोनों का जो कोर है वो नोबल गैस है, बट गैलियम इंडियम है नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, और थैलियम में तो नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन प्लस 10d इलेक्ट्रॉन कोर्स। The electronic structure of these elements are more complex than for the first two groups of element discussed in, मतलब वो S और P ब्लॉक, S ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। The difference in electronic structure affects the other properties and consequently the chemistry of all the element of this group. तो ये चीज हुई। Atomic radii very important because यहाँ पे एक एनोमलस बिहेवियर नजर आता है, एक्सेप्शन में आती है चीजें। On moving, in general,
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वी एक्सपेक्ट द साइज टू इंक्रीज, क्योंकि एक एक पीरियड बढ़ता जाता है, एक एक शेल बढ़ती जाती है, एक्स्ट्रा शेल इंट्रोड्यूस होती जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम को मैं छोड़ दे रहा हूं, इनकी साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शो करता है कि इसका तो 88, ये पिकोमीटर्स में लिख रहा हूं मैं, होता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसका 143 पिकोमीटर होता है, गैलियम का 137 पिकोमीटर होता है, 135, और फिर इंडियम का आपका 167 और ये 170। मतलब मेनली आप यहाँ पे देखो, यहाँ फर्क आ रहा है, गैलियम का जो साइज है वो छोटा हो गया देन एल्यूमिनियम, और ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो यानी साइज आपको मिल रही है बोरॉन लेस देन गैलियम, लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन इंडियम, लेस देन थैलियम। ये बात हमने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब भी पढ़ी थी ये बात, लेकिन यहाँ पे तो जब इस ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान देना जरूरी है। तो रीजन क्या है, अगर आप गैलियम को ऑब्जर्व करो तो गैलियम से पहले, एल्यूमिनियम से पहले, क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो स्टार्ट फोर्थ पीरियड से होते हैं। तो यहाँ पे स्कैंडियम 2 जिंक 3D सीरीज भरी, इधर 4D सीरीज भरी, और यहाँ पे 5D भी भरा एंड 4F भी भरा। तो होता क्या है कि जब इनर डी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है, तो जेड माइनस सिग्मा जेड इफेक्टिव रिलेटिवली बढ़ जाता है। तो आपका क्या होता है कि साइज स्कैंडियम टू जिंक बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव कम होती रहती है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो वैसे तो मैं यहाँ साइज इंक्रीज होना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे थे, तो ये साइज कम होते 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 इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, क्योंकि वो जो शेल नंबर इंक्रीज होने का इफेक्ट है दैट इज मोर देन कंपेंसेटेड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी लीड्स टू, जिसमें जेड इफेक्टिव का इंक्रीज रिलेटिवली एंड हेंस साइज का डिक्रीज। अच्छा, फिर गैलियम से इंडियम, क्योंकि ये वाली बात एक बार हो चुकी है तो नॉर्मल सी इज रिटेन्ड, साइज फिर बढ़ा, और इंडियम से थैलियम में एक्चुअली साइज ये बात नजर आ रही है कि 4F की फिलिंग है जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो उस कारण से साइज मतलब जो है उतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखो आप ध्यान भी दो, यहाँ पे ऑल्दो ट्रेंड रिवर्स नहीं हो पाया लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम सी हो गई, बस उतनी नहीं बढ़ी जितनी नॉर्मली ग्रुप में एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने में बढ़ जाती है। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई इन दोनों में तो, लेकिन यहाँ पे भी उस बात का इफेक्ट है। वो अलग बात है कि कंप्लीटली उसको रिवर्स नहीं कर पाया, ट्रेंड को बदल नहीं पाया, लेकिन अफेक्ट तो यहाँ पे भी है। तो ये चीज, और ध्यान रखो इसमें बोरॉन की साइज, गैलियम बोरॉन लेस देन गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम,
लेस देन इंडियम, लेस देन थैलियम, ये ऑर्डर। ठीक है, समझ में बात ये? इज इट क्लियर? अब आती है बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें भी हल्का सा बिहेवियर, नॉर्मल ट्रेंड ये है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम जब वैल्यूज देखते हैं, बोरॉन की वैल्यू किलो जूल पर मोल में, ये ऑर्डर होता है। तो हम तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि बोरॉन शुड बी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शुड बी ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम शुड बी ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम शुड बी ग्रेटर देन थैलियम। पर यहाँ पे भी सेम रीजन कि गैलियम में 3D का फिलिंग होता है, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, एंड इट इज मोर देन कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेल नंबर। तो यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के बजाय थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर नॉर्मल ट्रेंड रिटेन हो गया कि डी का भरना पुरानी बात हो गई, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5D और 4F है, तो ये 4F का फिलिंग जो होता है वो जेड इफेक्टिव को और मतलब उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड और बढ़ा देता है। इसके बीच में करीबन डिफरेंस भी 32 प्रोटॉन्स का है। तो यहाँ पे ये बात इस कारण से ऑर्डर रिवर्स ही कर जाता है, थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट अगर पूरा ऑर्डर देखा जाए, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन ट्रेंड यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, लेकिन ओवरऑल देखा है तो बोरॉन ग्रेटर देन थैलियम यहाँ आ जाता है, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम, ऑर्डर ये हो जाता है। तो ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। नॉर्मल ट्रेंड वैसे ही होता है, यहाँ भी देखो एक्सेप्शन है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए, और यहाँ बोरॉन की 2.0 होती है, एल्यूमिनियम 1.5 होता है, और उसके बाद गैलियम स्लाइट इंक्रीज। दिस इज बिकॉज जो साइज में डिस्क्रिपेंसीज होती है, that leads to discrepancies in electronegativity। पर ये चीज है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बिहेवियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी है, आयनेशन एंथैल्पी में भी है, और एटॉमिक रेडियाई में भी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोरॉन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, बोरॉन नॉन मेटल है।
It is extremely hard and black colored solid. It exists in many allotropic forms. Due to very strong, ये बिल्कुल exactly ये क्वेश्चन जो पिछली बार का जनवरी 26 का 27 का जो पहला शिफ्ट का पेपर था, उसमें असर्शन रीजन में एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिख के चीज आई थी. ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस, boron has unusually high melting point. Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. It is worthwhile to note that gallium with unusually low melting point, 30 degrees Celsius, could exist in liquid state during summer. Its high boiling point, इसका boiling point काफी high होता है, makes it useful material for measuring high temperature. पूछ सकते हैं बात, क्या प्रॉपर्टी गैलियम को थर्मोमीटर में यूज करने के लिए आपको वो करती है, प्रेरित करती है? क्यों करते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे ये वाली जो टेबल है, टेबल में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कॉन्फ़िगरेशन, ये तो ठीक है सब चीजें. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एटॉमिक रेडियस, ionization enthalpy, electronegativity, density increases in general. मेल्टिंग पॉइंट इसका अनयूजुअली हाई है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे कुछ इंक्रीज कर गया है रेगुलर, बट इसका अनयूजुअली हाई है. बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग. decreases down the group. Melting point भी in general decreases down the group in general. Density increases. इलेक्ट्रोनेगेटिव में ट्रेंड हल्का सा इरेगुलर, मतलब वो है बिकॉज साइज इरेगुलर टाइप की होती है. पहले डिक्रीज बोरॉन से एल्यूमिनियम, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज. नाउ कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. बोरॉन, इनफैक्ट बोरॉन क्या, सभी सेकंड पेरियड के एलिमेंट थर्ड पेरियड के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में काफी छोटे होते हैं साइज में. तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, the sum of its first 3 ionization energies is very high. This prevents it to form +3 ions and forces it to form only covalent bonds. ये बहुत बार पूछते हैं. बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो मेनली कोवलेंट होते हैं, आयोनिक नहीं होते, ड्यू टू स्मॉल साइज. Very small size. But as we move from boron to aluminium, the sum of first 3 ionization enthalpies of aluminium considerably decreases. जो डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 है, इसका जो सम है डेल्टा H टोटल M से M3 प्लस बनने के लिए, वो कंसिडरेबली कम हो जाता है
and is therefore it is able to form Al3 plus ions. In fact, aluminium is a highly electropositive metal. However, down the group, due to poor shielding effect of intervening D and F orbitals, वही जो बात हम पढ़ रहे थे, the increased effective nuclear charge holds ns electrons tightly, responsible for inert pair effect. अब ये बात समझो जरा, ये जो NH2NP1 होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये इंटरवेनिंग डी और एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एंड हेंस दे हैव इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. तो जो ये एनएस इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है एनएस के, ये जब जैसे ये एक्साइट होके इधर आ गया और 3 अनपेयर्ड हो गए, तो दे कैन शो 3 ऑक्साइड स्टेट. अगर वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं तो तीनों आपके अनपेयर्ड हो गए, तो इनकी ऑक्साइड स्टेट 3 हो जाएगी. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली हेल्ड हो जाते हैं NH2 वाले, तो इनको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इधर से इधर, वो मिल नहीं पाती, इसलिए ये इनर्ट बन जाते हैं, इनर्ट पेयर. और उसका फर्क क्या पड़ता है कि अब इसमें एक ही अनपेयर रह गया, यानी नाउ इट शोज, पहले वो 3 बता रहा था, अब वो केवल +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इनर्ट पेयर बन गया. इसी चीज को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं. कोई पूछे इनर्ट पेयर का क्या मतलब, इनर्ट पेयर इफेक्ट में इनर्ट पेयर क्या है? इनर्ट पेयर है वो NH2 जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू दिस रीजन, जो था ये इफेक्टिव पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो उस कारण से ये पेयर इनर्ट हो जाता है. सो ऑक्सीजन स्टेट 2 नंबर जो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट होते हैं उससे कम हो जाती है. बात समझ में आई वाली? इज इट क्लियर? तो एंड देयर बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग. भाई कभी का रीजनिंग और में आ सकता है असर्शन रीजन में, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है? कारण इनर्ट पेयर क्या है उसके अंदर, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, only p orbital electron may be involved in the bonding. In fact, in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxygen states are observed. The relative stability of +1 oxygen state progressively increases for heavier elements. In thallium, +1 oxygen state is predominant, whereas the +3 oxygen state is highly oxidizing, क्योंकि अगर +3 बन भी गया thallium, तो it has a very strong tendency to reduce itself to, तो अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो इट विल एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीजन स्टेट, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसीडरेशंस, आर मोर आयोनिक. ये फजान रूल पे बेस्ड है. जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड का. कम ऑक्सीजन स्टेट वालों का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. +1 compounds are more ionic than +3. The +3 ones are more covalent than +1. ठीक है, फजान रूल पे बेस्ड भी ये चीज. पोलराइजिंग पावर +3 की ज्यादा होगी, Tl3+ या कोई भी M3+ की देन M+1. इन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे. इन ट्राइवेलेंट स्टेट, the number of electrons around the central atom in a molecule of the compounds of these elements
एग्जाम्पल बोरॉन इन BF3 विल बी ओनली 6। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जाम्पल होता है। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है। So these are electron deficient molecules and have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behave like a Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in the size down the group. ये क्या बात बोल रहा है? जैसे अगर मैं सेम मान लो BX3 है, BX3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है देन लेकिन BF3 इन चारों में कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी है बॉन्डिंग के समय कि इसमें बैक बॉन्डिंग का फिनोमिनन होता है। ये अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए एक बैकबोन होता है 2p पाई, जैसा यहाँ बनेगा ये भी पार्शली देगा, ये भी देगा, जिससे अपना मतलब एट अ टाइम एक ही देगा पर ऑल कैन पार्टिसिपेट। इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, 2p पाई पाई बॉन्ड। लेकिन अच्छा जितना अच्छा ये बैक बॉन्ड होगा उतना इसकी डेफिशिएंसी सेटिस्फाई होगी, उतना इसका एसिडिक कैरेक्टर रिलेटिवली कम हो जाएगा। इन BCl3 बैक बॉन्ड बनेगा पर कौन सा बनेगा? 3p पाई 2p पाई and this is not as good back bond as this। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी उतनी खत्म नहीं होगी जितनी यहाँ खत्म हुई, तो ये डेफिशिएंसी ही तो इसको एसिडिक कैरेक्टर देता है। सिमिलरली BBr3 में 4p पाई 2p पाई इवन पुअर बैक बॉन्ड, और BI3 में तो बहुत ही पुअर बैक बॉन्ड होगा। तो जितना बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट कम होता जाएगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा रहेगा। तो इन चारों में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज दिस। ये बात समझ में आई? BBr3 BI3 कैन मेक, नहीं देखो यहाँ पे जैसे बोरॉन के पास तो जैसे BBr3 है तो डी की तो बारी नहीं आएगी ना। अभी तो बोरॉन के पास ही एक खाली कौन सा ऑर्बिटल है 2p पाई, और Br के पास जो ये लोन पेयर है ये कौन से ऑर्बिटल्स में? दे आर इन द 4p पाई। तो बैकबोन कौन सा बनेगा?
क्योंकि ये लोन पेयर तो p ऑर्बिटल में है ना, दे विल मेक 4p पाई 2p पाई। 3D में होते तो होता, लेकिन ये तो 3D में है ही नहीं, तो ये तो 4D में है ही नहीं, ये तो है खुद लोन पेयर 4p में। तो दैट्स व्हाई इट्स अ पुअर बैकबॉन्ड। फिर ये इनकी टेंडेंसी को शो कर रहा है, जैसे BCl3 है, ये sp2 प्लेनर डेफिशिएंसी, अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, और ये बन गया यहाँ, ये sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, माइनस फॉर्मल चार्ज। तो ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, एक तरह से एसिड बेस की रिएक्शन दिखा रहा है ये एडक्ट, लुईस एसिड बेस एडक्ट, इसको बोलते हैं लुईस एसिड बेस एडक्ट। तो ये अपना इस तरह से हुआ, कुछ नहीं मिले पास में भाई। देखो BCl को अपने बैक बॉन्डिंग से करता है, पर बैक बॉन्डिंग होने, बैक बॉन्डिंग एक पाई बॉन्ड है, पर यहाँ पे जो अमोनिया ने दिया है सिग्मा बॉन्ड से दिया, तो स्टिल ये प्रेफर करता है कि कोई अपना लोन पेयर इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे दे और इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई कर दे। तो इसलिए BF, जैसे BF3 है, BF3 भी आपस में, BF3 को अमोनिया दें तो ऐसा रिएक्शन होगा, BF3 को फ्लोराइड आयन दें तो ये बन जाएगा, ये भी एक रिएक्शन है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि BF3 और BF4 माइनस में BF बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी है किसकी बड़ी है, बताओ। सपोज BF3 में BF की बॉन्ड लेंथ A है और BF4 माइनस में BF की बॉन्ड लेंथ B है, विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड शॉर्ट बॉन्ड, मतलब उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या है और स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है। तो एक चीज देखो, BF3 में जो कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें बैक बॉन्डिंग हुई, पार्शियल बॉन्ड सब में आया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इन BF3 जो BF है वो 1+1/3 हो गया। 1 तो ये वाला, और एक पाई बॉन्ड 3 जगह घूम रहा है, जबकि BF4 माइनस में 4 ऐसे बन गए और कोई गुंजाइश ही नहीं है डबल बॉन्ड और बनने की, कोई इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा। तो BF3 में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ अगर A और B है तो A लेस देन B बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ BF3 के BF की ज्यादा है देन BF4 माइनस के BF की, और बॉन्ड ऑर्डर भी BF3 के BF का ज्यादा है देन BF4 माइनस के। बात समझ में आई? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था बहुत बार। फिर बात आती है इसकी, AlCl3। AlCl3 एक इंटरेस्टिंग केस है। अगर AlCl3 हाई टेम्परेचर पे
exist as कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, होगा भी तो थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग से सेटिस्फाई करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम कितने Cl हैं, इस 3 एट रूम टेम्परेचर। AlCl3 exist as डाइमर, कोवेलेंट होता है कंपाउंड पर डाइमर। Al2, और ये ऐसा आता है ये अपने आप को sp3 हाइब्रिडाइज कर लेता है, और इसमें भाई जैसे ये ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे ये ऑर्बिटल हो गया, पर Cl के पास तो लोन पेयर है, तो ये ब्रिज बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ ब्रिज बॉन्ड में ये अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, तो ये आपका ब्रिज बॉन्ड है, पर ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर देता है, तो ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड है, नॉन प्लेनर होता है, मतलब ये एक प्लेन में है और ये ऊपर और नीचे, इस तरीके से। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, तो ये स्ट्रॉन्गर होता है देन दिस, तो इसकी बॉन्ड लेंथ देखो 221 पिकोमीटर है, इसकी बॉन्ड लेंथ 206 पिकोमीटर ही है, और ये डाइमर के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल, यहाँ भी sp3 टेट्रा, ओवरऑल एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर एट लो टेम्परेचर पे चले जाए तो AlCl3 एग्जिस्ट एज आयोनिक क्रिस्टल। अब जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो CCP फॉर्म में मिलता है। मेन बात है कि Al3+ इस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब है कि Al3+ के अराउंड 6 Cl- होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन Al है कितना 4, एक Al के अराउंड 4 Cl है। उसमें था 3, इसमें है 4, इसमें हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ भी है कि एट लो टेम्परेचर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl3। तो ये लो टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे, और ये हाई टेम्परेचर मोनोमर। फिर ये वाली बात है इन ट्राइवेलेंट स्टेट,
in trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, the trichlorides on hydrolysis in water from tetrahedral, जैसे आपके पास MCl3 है, ऐसा कुछ बन जाएगा. The hybridization state of element M is sp3. Aluminium chloride in acidified aqueous solution forms is octahedral. sp3 hybridization sp3 हो गया, octahedral shape हो गया. देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं. Standard electrode potential values E naught for Al3 plus to Al minus 1.66 volt, यानी Al से Al3 plus 1.66 and that of Tl से Tl3 plus minus 1.26. रिवर्स सोचे तो predict about the formation of M3 plans in the solution. तो यानी ये क्या बता रहे कि Al से Al3 plus बनने की टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू Tl से Tl3 plus. ये बात हम जानते भी हैं कि Tl3 plus is less stable than Al3 plus. यानी अगर एल्यूमिनियम से Al3 plus बन रहा है यानी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, तो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर देन द बिटवीन एल्यूमिनियम एंड थैलियम. तो यही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर टू हाफ सेल रिएक्शंस suggest that aluminum has high tendency to make Al3 plus aqueous ion, whereas Tl3 plus is not. Only unstable in solution. It is not only unstable in solution but a powerful oxidizing agent. When Tl3 plus has a high tendency to convert to Tl plus. Thus, Tl plus is more stable in solution than Tl3 plus. Aluminium being able to form 3 plus ion easily is more electropositive than thallium. अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. ऑक्साइड बनेंगे. बोरॉन इज unreactive in crystalline form. Aluminium forms a very thin oxide layer on the surface, which makes it, which protect it from the further attack. Amorphous boron and aluminum metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively. जैसे E solid O2 हीट करने पे E2O3 बन गया, नाइट्रोजन के संग En बन गया, नाइट्राइड. द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड, ये इन जनरल तीनों है सभी एलिमेंट के लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड, क्योंकि बोरॉन नॉन मेटेलिक है, एल्यूमिनियम मेटेलिक है पर जहां सेमी मेटल भी प्रॉपर्टी दिखाता है, गैलियम भी ऐसा ही है, सेमी मेटल दिखाता है, मेटेलॉइड बोल सकते हैं. और इंडियम, थैलियम तो
टिपिकल मेटल्स ही है। तो इसका जो ऑक्साइड होता है B2O3 ब्राउन कलर का होता है, एक तो ये एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम गैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर एम्फोटेरिक। इंपॉर्टेंट है बात। और ये होते हैं बेसिक। इनके ऑक्साइड बेसिक, इनके ऑक्साइड की बात हो रही है। E2O3 basic. The nature of these are important. The nature of these oxides varies down the group. Boron trioxide is acidic and reacts with basic oxide, forming metal borates. Aluminium and gallium oxides are amphoteric, and those of indium and thallium are basic in their properties. ये चीज समझ में आई बात? ये वाली, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, बहुत बार आ जाता है ये चीज। देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट with acids and alkalis even at moderate temperature, but aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkalis and thus showing amphoteric character. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl, Al3+ Cl- हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, AlCl3 हाइड्रोजन। हाउएवर कंसंट्रेट, ये बहुत आप पूछाता है, concentrated nitric acid does not affect aluminium. Why? Because एल्यूमिनियम पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि उसको प्रिवेंट कर लेती है। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। एंड थर्ड, एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट्स विद एक्वस एल्कली एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन। जब एल्यूमिनियम HCl से गया था तो ये बना पाया, NaOH से चेक करने पे इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स Na और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। तो ये कुछ रिएक्शंस वाली बात है। तो ये चीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। बोरॉन रिएक्ट नहीं करता एसिड और एल्कलीज के साथ, काफी इवन मॉडरेट टेम्परेचर पे। बहुत हाई करेंगे तो अलग बात है, बट एल्यूमिनियम मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज। और ये रिएक्शंस जो ये बताता भी कि एम्फोटेरिक है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन HNO3 से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर इस पे बन जाती। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, these elements react with halogens to form trihalide, एक्सेप्ट ये नहीं बनता क्योंकि हमने पढ़ा है कि थैलियम +3 नहीं दिखाता, वो भी आयोडीन के संग।
तो ये थैलियम आयोडाइड नहीं बनता है, ट्राई आयोडाइड। बाकी सबके ट्रायोडाइड बनते हैं। तो E + 3x2 गिव्स EX3 सॉलिड। ये इंजीनियर बनाया इन्होंने, पर यह लिख दिया कि ये तो E एलिमेंट हो गया, पर ये वाला चीज नहीं बनता है, थैलियम ट्राईआयोडाइड। ये क्वेश्चन देखो, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बोतल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, गिव रीजन। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से हाइड्रोलाइज होके लिबरेट, जैसे ये तो बन जाएगा Al, हाइड्रोलाइज हो गया तो AlOH4 बन गया, प्लस 3HCl प्लस H+। तो ये जो HCl है, इट अपीयर्स एज व्हाइट फ्यूम्स। अब जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। Certain important trends can be observed in the chemical behavior of group 13 elements. The trichlorides, bromides, and iodides of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. अभी हम बना ही रहते थे, ये क्या है, AlCl3, AlBr3, AlI3, हाइड्रोलाइज होके क्या बना रहे हैं, या तो ऐसा स्पीसीज बना रहे हैं या इस तरीके का स्पीसीज। पर बोरॉन ऐसा नहीं बनाता। बोरॉन अगर एक्वस मीडियम है तो वो मैक्सिमम ये बनाएगा, बोरॉन विल नॉट मेक BH2O6, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर ही नहीं सकता। द मोनोमेरिक हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, पढ़ चुके हम। बोरॉन ट्राइफ्लाइड इजीली रिएक्ट विद लुईस बेस सच एज अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरॉन, ये रिएक्शन है। या BF3 प्लस फ्लोराइड गिव्स BF4-, ये भी रिएक्शन है। It is due to the absence of d orbital that the maximum covalence of boron is 4. Since the d orbitals are available with aluminium and other elements, the maximum covalence can be expected beyond 4. Most of the other metals halide, ये हमने पढ़ाई है कि रूम टेम्परेचर पे AlCl3, ये बन जाता है। The metal species completed octet by accepting electrons from halogen in these halogen bridged। इन वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है। इसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। B2H6 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड।
ये वाला ब्रिज बॉन्ड, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन थी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। बोरॉन इज अनस्टेबल टू फॉर्म BF6 3 माइनस आयन, एक्सप्लेन। तो BF6 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये ऑक्टेट एक्सपांड, कोवेलेंसी 4 से दिखाई नहीं सकता। यू कैन ओनली गेट मैक्सिमम ड्यू टू non-availability of d orbitals. Boron is unable to expand its octet. Therefore, the maximum covalency of boron cannot exceed 4. तो ये हुआ। अब हम इसमें कंपाउंड की बात की है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरेन। बोरेक्स होता है Na2P4O7.10 वाटर, और बेहतर वे में लिखे तो इसमें एक टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये जो ऑल्टरनेट, ये दो बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं, और सब बोरॉन पे OH। तो इसमें ये जो बोरॉन है, ये sp2 है, ये ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है। सिमिलरली ये भी sp2 है, और ये वाला बोरॉन sp3 है, और टेट्राहेड्रल है ये, और सिमिलरली ये भी टेट्राहेड्रल है। और क्योंकि इसमें 4 बोरॉन है, तो ये टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आता है। तो मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से हम पढ़ते थे, टेट्रा न्यूक्लियर है। तो ये चीज इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्थोबोरिक एसिड S3BO3, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच। ऑर्थोबोरिक एसिड को हम BOS3 या S3BO3, पर ये इट इज ए प्रोटिक एसिड, मोनोबेसिक। इसका एसिडिक करेक्टर H+ रिलीज होने का नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये वाटर से रिएक्ट करके H+ रिलीज करता है, वाटर का H+ रिलीज हुआ और खुद ये ऐसा बन गया। तो ये ए प्रोटिक एसिड है, मोनोबेसिक है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है
ये ध्यान रखो, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड एक 2D प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये यूनिट्स हैं, हेक्सागोनली, जैसे बी ओ। अब यहाँ पे से ये OH है, तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इस तरीके की यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस तरीके यूनिट बनते हुए प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H3BO3 units attached through hydrogen bond and makes a planar structure. Why boric acid is considered as a weak acid? Because it is not able to release H plus ions on its own. It receives OH ions from water molecule to complete its octet and in turn releases H plus ion. ये aprotic monobasic डाइबोरेन का स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा है। डाइबोरेन जो होता है B2H6 एक कलरलेस गैस होती है। इसमें होता क्या है, बोरॉन अपने आप को sp3 हाइब्रिडाइज कर लेता है, BH3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, पर यहाँ पे अपने आप को sp3, जब दो मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो इसने अपने आप को हाइब्रिडाइज, जैसे ये H ऐसा हो गया, पर हाइब्रिडाइज sp3 कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे, पर इधर तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जो बॉन्ड बन जाता है, ये ब्रिज बॉन्ड बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। और इसमें भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो बोरॉन और H मिलके शेयर करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। टर्मिनल बॉन्ड इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज शोन इन फिगर। The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 bond atoms lie in one plane, यानी ये वाले एक प्लेन में कौन कौन से हैं, ये वाले। While this above and below the plane, bridging hydrogen atom. The 4 terminal BH bonds are regular 2 center 2 electron bonds, while the 2 bridge BHB bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bonds. ये चीज, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लाउड बनाना की तरह नजर आता है ऐसा। एक बोरा जीन भी होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3
N3H6 ऐसा B N नेटवर्क में लोन पे इसको कोऑर्डिनेट किया, इसने इसको कोऑर्डिनेट किया, इसने इसको, तो ये और यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस इधर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, उस कारण से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसमें 0 होता है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी होता है तो दिस इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन, तो इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यूजेस बस लास्ट देख लेते हैं। रिएक्शंस वाला पार्ट जब हम लोग जेई एडवांस के लिए करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन वाला पार्ट वो नहीं आना चाहिए, सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। बोरॉन बीइंग extremely hard refractory solid of high melting point, melting point तो उसका unusually high होता है because of very strong structure, low density and very low electrical conductivity, finds many applications. पहला, boron fibers are used in making bulletproof vest and light composite material for aircraft. The boron 10 isotope has high ability to absorb neutrons, and therefore metal borides are used in nuclear industry as protective shields and control rods. जब फिशन होता है तो फिशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए तो इनकी रॉड्स ऐड करते हैं जिससे वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। द मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स and boric acid is in the manufacturing of heat resistant glasses, glass wool, fiberglass. Borax is also used as flux for soldering metals. Metals की soldering करने के लिए भी इसको use करते हैं. For heat, scratch and stain resistant glazed coating to earthenware and as a constituent of medicinal soaps. An aqueous solution of orthoboric acid is generally used as a mild antiseptic. वहीं पे फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अ ब्राइट silvery white metal with high tensile strength. Because of that it can be drawn in, इसकी high ductility होती है, long wires बना सकते हैं, इसका high electrical and thermal conductivity होता है. On weight to weight basis the electrical conductivity of aluminum is twice that of copper. कॉपर से बेटर कंडक्टर है. अगर 2 ग्राम कॉपर से जो कंडक्टिविटी मिलेगी 1 ग्राम एल्यूमिनियम से ही मिल जाएगी उतनी कंडक्टिविटी. Aluminum is used extensively in industry and everyday life. It forms alloys with copper, magnesium, manganese, silicon, zinc. Aluminum and its alloys can be given shapes of pipe, tubes, rods, wires, plates और foils. हम लोग घरों में एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं खाने और को पैक करने के लिए. Therefore, they are find uses in packing, utensil making, construction, aeroplane, transportation industry. But aluminium का यूज डोमेस्टिक पर्पस के लिए काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ज्यादा यूज से ह्यूमंस में एक बीमारी देखी गई है, एल्जाइमर,
वो उसका नाम एल्जाइमर का नाम ही एल्यूमिनियम से आया है। तो ओल्ड एज में अगर कोई आदमी ने ज्यादा एल्यूमिनियम यूटेंसिल और यूज किया तो चांसेस हैं कि ही कैन सफर फ्रॉम एल्जाइमर, भूलने की जो बीमारी होती है। तो यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस is now reduced considerably because of their toxic nature। इसलिए बोला जाता है कि एल्यूमिनियम के यूटेंसिल और यूज मत करो क्योंकि इट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो ये आपका ग्रुप 13 के बारे में। बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, each boron atom uses sp3 hybrids for this। out of the 4 sp3 hybrids on each boron atom, one is without an electron shown in broken lines। The terminal BH bonds are normal 2 center 2 electron, but the 2 bridge bonds are 3 center 2 electron। The 3 center 2 electron bridge bond are also referred as banana bonds। और bridge bond भी कहते हैं, इन्हीं को bridge bond भी है। तो ये हम लोग का ग्रुप 30 की जनरल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, यूजेस ये होंगे। कल मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 14। ठीक है।